नमस्कार, मैं हूं आपके साथ गौरव राजेंद्र। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। उत्तर प्रदेश में एक मुस्लिम युवक ने ट्वीट ने सियासी हलकों में चर्चा छेड़ दी है। युवक ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के फैसलों और प्रदेश में बेहतर होते लॉ एंड ऑर्डर की खुलकर तारीफ की। ट्वीट में कहा गया कि योगी सरकार के दौरान कानून व्यवस्था मजबूत हुई है और आम जनता खुद को सुरक्षित महसूस कर रही है। उधर विदेश राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह ने राज्यसभा में सम्मेलन मंजूरी प्रणाली यानी सीसीएस से जुड़े एक प्रश्न का विस्तृत उत्तर दिया है। यह जानकारी सांसद मदन राठौर द्वारा उठाए गए तारांकित प्रश्न संख्या 65 के उत्तर में दी गई है। मंत्री ने बताया कि सम्मेलन मंजूरी प्रणाली विदेश मंत्रालय द्वारा मार्च 2025 में विकसित एक स्वचालित एकल खिड़की वेब आधारित पोर्टल है। इसका उद्देश्य भारत में आयोजित होने वाले सम्मेलनों, सेमिनारों, कार्यशालाओं, खेल आयोजनों और अन्य कार्यक्रमों में भाग लेने वाले विदेशी नागरिकों को राजनीतिक मंजूरी देने की प्रक्रिया को सरल और पारदर्शी और समयबद्ध बनाना है। कीर्तिवर्धन सिंह ने कहा कि यह डिजिटल प्लेटफॉर्म डिजिटल इंडिया पहले के अनुरूप है और पुरानी व्यवस्था की तुलना में प्रक्रिया समय में उल्लेखनीय कमी आई है। आयोजक पोर्टल के माध्यम से आवेदन की स्थिति आसानी से देख सकते हैं। वहीं इंटरैक्टिव डैशबोर्ड के आवश्यक अतिरिक्त जानकारी भी शीघ्र प्राप्त की जा सकती है। Statement is laid on the table of the House. First supplementary, श्रीमान मदन राठौर जी। धन्यवाद सभापति महोदय। मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि कॉन्फ्रेंस ई पॉलिटिकल क्लियरेंस सिस्टम क्या है और कॉन्फ्रेंस ई पॉलिटिकल क्लियरेंस सिस्टम के लिए कौन आवेदन कर सकता है? Honorable Minister. So the Conference e-Clearance Political System, sir, is another public service delivery initiative taken by the Ministry of External Affairs. So this is under the visionary leadership of Prime Minister Shri Narendra Modi ji, where the focus is on modernizing consular and citizen-centric services that can be provided by the ministry, sir. So this conference clearance system is a single window portal, sir, and it is an automated web-based application developed by our ministry in March 2025. And the objective is to streamline the process for granting political clearance to foreign nationals to attend or participate in conferences, seminars, workshops, sports events, or other events which are organized by either our government, sir, or even by private bodies. So as far as the question is that who all can participate in this, so anybody who is holding a conference here in India, any organization, any educational institute, and they have invited foreign participants, so then they have to apply on an online portal, and the organization has to online portal, and the details of all the participants are given. And then all the information is sought from the coordination committee, from our territorial offices, and also from our missions abroad. And based on those that information, sir, clearances is given to the participants and to the organizers. Thank you. Second supplementary, श्री मदन राठौर जी। धन्यवाद सभापति महोदय। क्या यह सही है कि कोई विदेशी आवेदक एक बार रजिस्ट्रेशन करवाने के पश्चात उसी अकाउंट से एकाधिक इंटरनेशनल इवेंट्स कर सकता है, जबकि आवेदक का आईडी या उसी फोन नंबर से दूसरी बार रजिस्ट्रेशन संभव नहीं है? यदि हां, तो सुरक्षा किस प्रकार दुरुपयोग नहीं होगा? Honorable Minister. Is a one-time process, and once an applicant is registered, एक बार उसने रजिस्टर तो सर जैसा कि आपने माननीय सदस्य जी ने पूछा है कि और भी कॉन्फ्रेंसेज में अगर वो आना रजिस्ट्रेशन के बल पर आ सकता है सर, मगर इसमें अपने सेफगार्ड्स भी हैं। शुरू में भी उस एप्लीकेंट का सारा क्लियरेंस केवल जब पूरी जानकारी के बाद ही उनको दिया जाता है सर, एंड बीच बीच में भी जब दोबारा भी रजिस्ट्रेशन होगा तो उनकी जानकारी प्राप्त की जाती है सर। रजिस्ट्रेशन एक प्रोसेस है, क्लियरेंस दूसरा प्रोसेस है। रजिस्ट्रेशन उसी नंबर पे कर सकते हैं, मगर अगर इस बीच में उस एप्लीकेंट के विरुद्ध कोई ऐसा रिपोर्ट आती है तो क्लियरेंस फिर मिलना
उधर केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने 5 फरवरी 2026 को विज्ञान भवन नई दिल्ली में भारत टैक्सी का शुभारंभ किया। यह सहकारिता क्षेत्र की पहली टैक्सी सेवा है जो कि सहकार से समृद्धि विजन से प्रेरित है और इस पहल का उद्देश्य नागरिक केंद्रित मोबिलिटी को बढ़ावा देना है। भारत टैक्सी सहकारी संस्थाओं के जरिए रोजगार और समावेशी विकास को मजबूत करे। में मेरे साथ मंच पर उपस्थित मेरे साथी मंत्री श्रीमान कृष्णपाल गुर्जर जी, सहकारिता मंत्रालय में मेरे दूसरे साथी मंत्री श्रीमान मुरलीधर महल जी, सहकारिता सचिव श्री आशीष कुमार भूतानी जी, जयंत मेहता अध्यक्ष सहकार टैक्सी कोऑपरेटिव लिमिटेड जी, सहकार टैक्सी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में सारथियों के प्रतिनिधि के रूप में नामित है श्री किशन पटनी, सारथी प्रतिनिधि सहकार टैक्सी कोऑपरेटिव लिमिटेड के बोर्ड पर, वो भी सारथियों के प्रतिनिधि है। आज सहकारिता संस्थाओं से जुड़े हुए ढेर सारे सहकारी अग्रणीगण, सहकारिता मंत्री और जिनके साथ समझौते हुए हैं, वो 8 संस्थाओं से आए हुए सभी अधिकारीगण और भारत टैक्सी की आत्मा, ऐसे मेरे सभी सारथी भाई बहनों का मैं आज यहां पर स्वागत करता हूं। मित्रों, कई बार कुछ काम जो शुरू होते हैं तब मालूम नहीं होता है ये कितना बड़ा काम है, परंतु कुछ साल उसकी यात्रा समाप्त होने के बाद पीछे मुड़कर देखते हैं तो एक वटवृक्ष के बीच की भांति वटवृक्ष अपनी छाई में करोड़ों लोगों को समावेश करता है। इसी प्रकार से सहकार टैक्सी की ये शुरुआत 800,000 सारथी प्रतिनिधियों के सामने और कुछ कोऑपरेटिव लीडर्स के सामने हो रही है। ये पूरा विश्वास है कि 3 साल के अंदर कश्मीर से कन्याकुमारी और द्वारिका से कामाख्या तक पूरे देश भर में ये सहकार टैक्सी हमारे टैक्सी सारथियों के कल्याण का एक बहुत बड़ा माध्यम बनने जा रही है। ये विचार मैंने पहली बार पार्लियामेंट के सामने रखा। ढेर सारे लोगों ने और विशेषकर टैक्सी के कामकाज में जुड़ी कंपनियों ने मुद्दा उठाया था कि सरकार क्यों टैक्सी के क्षेत्र में प्रवेश कर रही है। उनको सहकार और सरकार के बीच का भेद मालूम नहीं है। मैं आज उनको स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि सरकार टैक्सी के क्षेत्र में प्रवेश नहीं कर रही है, सहकार टैक्सी के क्षेत्र में प्रवेश कर रहा है। और शायद पूरे विश्व में एक टैक्सी कंपनी, एक कोऑपरेटिव अस्तित्व में आ रही है। मालिक टैक्सी चलाने वाला सारथी है, कोई कंपनी नहीं। इस सहकार टैक्सी का इसके साथ जुड़ा हुआ एक सारथी भाई बहन सहकार दीदी, सारथी दीदी, ये इस टैक्सी कोऑपरेटिव की मालिक है। और यही संकल्पना आपके जीवन में, आपके आत्मविश्वास में और आपकी आर्थिक स्थिति में, तीनों में आमूलचूल परिवर्तन लाने वाला है। और हमारे देश में कई मॉडल ऐसे खड़े हुए हैं। अमूल जब शुरू हुआ तब 11 दूध उत्पादकों ने अमूल के मॉडल की स्थापना की थी
और आज गुजरात में 36 लाख पशुपालक महिलाओं का एक विराट वट वृक्ष बना है जो 1.25 लाख करोड़ का कारोबार करता है। कभी कोई कल्पना कर सकता है क्या कि एक पशुपालक बहन, शायद जिसका फॉर्मल एजुकेशन बहुत बड़ा नहीं है, वो 1 करोड़ रुपए का दूध से अपना कमाई करती है। एक कोऑपरेटिव का चमत्कार है। और आज मैं सभी सारथी भाइयों बहनों को भी कहना चाहता हूं कि अभी भी आप टैक्सी चला रहे हो, सहकार टैक्सी के साथ जुड़कर भी टैक्सी चलाओगे, मगर बहुत बड़ा अंतर है। अभी आपकी टैक्सी का पहिया किसी और को कमाई कराता है, अब आपकी टैक्सी का पहिया आपकी कमाई कराएगा। और ये विचार जो है वो कोऑपरेटिव की भावना से उत्पन्न होता है। क्या अर्थ है सहकारिता का? बड़े से बड़ा काम ढेर सारे छोटी छोटी पूंजी वाले लोग एकत्रित कर पाए, वो ही सहकारिता है। जिनके पास बहुत बड़ी पूंजी है वो बहुत बड़ा काम करे और कम लोगों को मुनाफा दे, वो भी एक मॉडल है। मैं वो मॉडल की टीका करना नहीं चाहता, इस पर टिप्पणी भी करना नहीं चाहता, पर मैं सहकारिता के मॉडल में आज जो नई शुरुआत हुई है, कई सारे मॉडल ऐसे वर्ल्ड बेस्ड मॉडल बने हैं, चाहे अमूल हो, चाहे इफको हो, क्रिप्को हो, शुरुआत में लिज्जत हो, किसी में भी शेयर पूंजी बहुत बड़ी नहीं रखी है, क्योंकि ये छोटे लोगों की कोऑपरेटिव है। और यहां पर भी बड़ी से बड़ी शेयर पूंजी जो है वो सहकार सारथी के 500 रुपये की है, जो आपको मालिक का स्टेटस दे रहे हैं। यहां पर 2 आपके प्रतिनिधि बैठे हैं। हर साल, हर 5 साल में चुनाव के बाद आपके 2 प्रतिनिधि बोर्ड में बैठेंगे जो आपकी चिंता करेंगे, और उसको आप ही तय करो। और यही कोऑपरेटिव का एक प्रकार से आत्मा है। और आज मैं फिर से मेरे वाक्य को अभी जो मैं कह रहा था उसको दोहराना चाहता हूं कि आपकी टैक्सी का पहिया अब आपकी समृद्धि के लिए ही घूमेगा। आप कहोगे कि भला कैसे होगी? मैं आपको स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि सहकार टैक्सी जो भी मुनाफा कमाएगी, से 3 साल के बाद पूरा एक्सपेंशन हो जाने के बाद 20 रुपया भी ही 100 रुपये में से 20 रुपया ही सरकार टैक्सी अपने पास रखेगी, जिसके मालिक आप ही हो, और 80 रुपया पर किलोमीटर एवरेज से हर सारथी के अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया। तो सारा जो मुनाफा होगा वो भारत टैक्सी के साथ जोड़े हुए सारथी के अकाउंट में ही जाना है। 20 रुपया जो भारत टैक्सी के पूंजी खाते में पड़ा रहेगा, ओन फंड होगा, उसके मालिक भी आप हो, और 80 रुपया तो पर किलोमीटर एवरेज निकालकर आपके बैंक अकाउंट। भारत टैक्सी की कल्पना तीनों प्रकार के विद्यमान टैक्सी के आयामों के साथ जुड़ी है। इसमें 4 व्हीलर टैक्सी का भी प्रावधान है, इसमें 3 व्हीलर और इसमें 2 व्हीलर का भी है। और मैं आज भारत की महिला शक्ति को, मातृशक्ति को कहना चाहता हूं
भारत टैक्सी आपकी सुरक्षा भी सुनिश्चित करेगी। हमने सारथी दीदी की जो संकल्पना करी है, आने वाले दिनों में ये ऐप के अंदर सारथी दीदी की अलग खिड़की होगी। वो खिड़की पर रजिस्टर करने से किसी भी माता बहन को सारथी दीदी ही लेने के लिए आएगी। तो ढेर सारे ऐसे लोग जो निश्चित समय पर ऑफिस जाना चाहते हैं, मेट्रो पर जाना चाहते हैं, देव दर्शन को जाना चाहते हैं, एक ऐप पर कांटेक्ट करते ही सारथी दीदी 2 व्हीलर लेकर आपके पास आएगी और आपको गंतव्य पर पहुंचाएगी। ये बहुत बड़ी सुविधा आने वाले दिनों में सारथी दीदी के माध्यम से हमारी देश की मातृशक्ति को उपलब्ध होने वाली है। मित्रों, यहां पर दिल्ली ट्रैफिक पुलिस, डीएमआरसी, एयरपोर्ट अथॉरिटी, इप्को टोक्यो इंश्योरेंस, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, कुल 9 संस्थाओं के साथ एमओयू किया गया है। मुझे विश्वास है इससे भारत टैक्सी के ग्राहकों को भी सुविधा मिलेगी और वो संस्थाओं को भी भारत टैक्सी की सुविधा तुरंत उपलब्ध हो जाएगी, क्योंकि आपकी सफलता में एक प्रकार से अब वो हिस्सेदार बन चुके हैं। और इस स्वामित्व मॉडल वाली नए टैक्सी के कंसेप्ट को आज पहली बार भारत में लॉन्च किया गया है। मैं टैक्सी का विचार आने के बाद ढेर सारे सारथियों को मिला हूं, अहमदाबाद में भी और दिल्ली में भी। मैंने उनकी परेशानियों को जाना है। कभी भी कंपनियां कमीशन काट लेती हैं, पारदर्शी अकाउंटिंग सिस्टम का अभाव है, किराया पहले कंपनी के अकाउंट में जाता था, फिर सारथी भाई के वहां आता था, और किसी भी प्रकार की सुनवाई के बगैर सारथी का अकाउंट भी ब्लॉक कर दिया जाता था। अब हम कमीशन लेने ही वाले नहीं हैं। सारथी के अकाउंट से जो फिक्स चार्ज तय होगा भारत टैक्सी के द्वारा, उसके अलावे आपके किराए में से, मतलब सीने की कमाई से 1% भी कमीशन भारत ही नहीं काटेगी। मतलब है आपकी समृद्धि बढ़ेगी। ये क्यों हो रहा है? क्योंकि भारत टैक्सी का उद्देश्य भारत टैक्सी की पूंजी बढ़ाना नहीं है। भारत टैक्सी का उद्देश्य भारत टैक्सी के मालिक, ऐसे मेरे सारथी भाइयों दीदियों का मुनाफा बढ़ाना है। आपका पेमेंट जो आपका ग्राहक करेगा, भारत टैक्सी का ग्राहक करेगा, वो सीधा आपके अकाउंट में ऑटोमेटिकली ट्रांसफर उसी वक्त हो जाएगा। इसके लिए आपको राह देखने की जरूरत नहीं है और सुनवाई के बगैर किसी का भी अकाउंट बंद नहीं कर जाता। मगर सारथियों का भी दायित्व है कि हम अपने ग्राहकों के साथ व्यवहार अच्छा करें और अपनी टैक्सी का एक प्रकार से गुडविल बढ़ाएं। इसके लिए जो कंप्लेंट्स हैं उसकी सुनवाई की व्यवस्था की है और आपको सुनवाई के बाद ही कुछ करा जाएगा। मित्रों, अब तक
बुकिंग फीस, प्लेटफॉर्म फीस, भारी कमीशन, ये सब शब्द कंपनी की बैलेंस शीट का मुनाफा बढ़ाते थे और सारथी की बैलेंस शीट का मुनाफा घटाते थे। मगर अब आप चिंता नहीं करिए, आपका नया टैक्सी जो है भारत टैक्सी, इसमें एक कोई सारे अकाउंट ही रखे नहीं है, इसमें अकाउंट एक ही है, मेरे सारथी भाई और दीदी का मुनाफा बढ़ाना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 7 और 8 फरवरी को 2 दिवसीय मलेशिया दौरे पर जाएंगे। वे मलेशिया के प्रधानमंत्री अनवर इब्राहिम के निमंत्रण पर कुआलालंपुर का दौरा करेंगे। विदेश मंत्रालय ने आधिकारिक बयान जारी कर इसकी पुष्टि की है और कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के बाद यह उनकी पहली मलेशिया यात्रा होगी। Upon invitation of the Prime Minister of Malaysia, His Excellency Dato Sri Anwar Ibrahim, Prime Minister is scheduled to visit Kuala Lumpur on 7th and 8th February. This would be PM's third visit to Malaysia and his first after the state visit of Prime Minister Anwar Ibrahim to India in 2024. Our PM had earlier visited Malaysia in 2015. During that visit, India-Malaysia bilateral relations were elevated to an enhanced strategic partnership. PM had also inaugurated the Torana Gate in Brickfields, Kuala Lumpur, a gift from India to Malaysia, symbolizing the India-Malaysia friendship. PM again visited Malaysia in 2018 for a brief stopover to congratulate the former Malaysian PM Mahathir Mohamad. Prime Minister also virtually attended the 22nd ASEAN-India Summit convened in Kuala Lumpur on 26 October 2025. The forthcoming visit comes within 1.5 years of elevation of our bilateral ties to a comprehensive strategic partnership. During the state visit of Prime Minister Anwar Ibrahim to India during 19 to 21st August 2024 and reflects India's strong commitment to our relations with Malaysia, a key partner in India's Act East policy, Vision Mahasagar, and also the Indo-Pacific vision. The visit will also provide an opportunity to enhance our engagement with the ASEAN region, given the important role of Malaysia as its founding member and its chairship of ASEAN in 2025. PM will hold bilateral discussions with the Prime Minister of Malaysia. They will review progress under the India-Malaysia Comprehensive Strategic Partnership, especially in priority areas of cooperation such as trade, investments, defense, security, semiconductors, digital technologies, renewable energy, education, healthcare, and people-to-people exchanges. The 10th meeting of the India-Malaysia CEOs Forum is also scheduled in Kuala Lumpur on the sidelines of the visit, and PM will also interact with leading Malaysian CEOs from key sectors. As you know, India and Malaysia share a strong, dynamic, and diverse relationship. Malaysia is India's third largest trading partner in ASEAN, trade around $20 billion. Our trade has diversified beyond commodities such as palm oil and includes a variety of agricultural chemicals, minerals, appliances, and machinery. On the investment, our engagement is strong and is growing steadily. Major Malaysian investors like Petronas, Khazanah, IHH Healthcare, IJM Corporation, UEM, etc. have a strong presence in India, while over 200 Indian companies, including 61 joint ventures and 3 Indian PSUs, including those in IT and ITES, manufacturing, consultants, are actively operating in Malaysia. Our countries are working towards further enhancing our bilateral trade in a balanced and sustainable manner. India and Malaysia are also cooperating under ASEAN for early conclusion of the ongoing review of ITIGA, the ASEAN-India Trade in Goods Agreement. The two countries are also discussing review
of the India-Malaysia Comprehensive Economic Cooperation Agreement. PM will also interact with members of the Indian community. He will address the Indian community in Malaysia, numbering around 2.9 million, which represents the second largest PIO community and the third largest Indian diaspora. All these interactions underline the multifaceted nature of India-Malaysia ties, spanning political and people-to-people dimensions. Following the announcement by PM in August 2024, academic chairs for studies in Indian studies were also set up in Malaysian universities. This has enabled greater academic and cultural exchange between the countries. In recent years, our culture and tourism cooperation has also intensified. Both countries have liberalized the visa regimes for each other's nationals to promote tourist exchanges. As a result, in 2025, over 1.4 million Indians traveled to Malaysia for tourism, whereas about 300,000 Malaysian tourists visited India. Malaysia thus became the largest source of inbound tourism to India from the ASEAN region. The visit of PM to Malaysia would serve to further strengthen bilateral cooperation between the two countries, as well as to set the path for future engagements for mutual benefit. Thank you. We open the floor for questions now. We go there, Keshav and then Rishabh. फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।